एक सुरंग जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है और ये कीमत वक्त है। तुम क्या अपना वक्त कुर्बान करोगे? कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को स्कूल में देखते हैं जो कि अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर अपना एक छाता लेकर घर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक स्टेशन पर पहुंचता है। वहां पर वो एक लड़की को देखता है जो कि शायद अपने ट्रेन का इंतजार कर रही थी। न जाने क्यों वो लड़का उस लड़की को देखकर काफी हैरान था। फिर तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है। उस अनाउंसमेंट से हमें पता चलता है कि एक हिरन ट्रेन से टकराने की वजह से ट्रेन आधा घंटा लेट है। फिर वो लड़का उस लड़की को काफी ध्यान से देखने लगता है। उस चीज से वो लड़की अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे? तुम काफी डरावने लग रहे हो। जिसके जवाब में वो लड़का कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ आज तक देखा नहीं, वैसे हिरन की वजह से हमेशा यहाँ ट्रेन लेट होती रहती है। इसके बाद वो लड़का अपना अम्ब्रेला देते हुए कहता है, मेरे हिसाब से तुमने अपने बैग को पकड़ के रखा है ताकि वो गीला ना हो, तो तुम ये रख सकती हो क्योंकि मेरा घर स्टेशन के पास ही है और वैसे भी कोई मेरी परवाह नहीं करता। पर अगर तुम भीग गई तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए परेशान होंगे। जो सुनकर वो लड़की उदास होते हुए कहती है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। जो सुनकर वो लड़का कुछ अजीब सा बोलता है, अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। जो सुनकर वो लड़की काफी हैरान होती है और वो उससे उसका छाता ले लेती है और साथ ही साथ वो उससे उसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी ले लेती है ताकि वो उसे उसका छाता लौटा सके। फिर वो दोनों अपना कांटेक्ट एक्सचेंज करते हैं जिससे हमें उन दोनों का नाम पता चलता है। उस लड़के का नाम होता है काउरू और उस लड़की का नाम होता है आंसू। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम काउरू को देखते हैं जो कि घर से निकल रहा होता है, जो कि रोज की तरह ट्रेन में बैठ के अपने स्कूल जा रहा था। स्कूल पहुंचने की थोड़ी देर बाद काउरू को एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में पता चलता है जो कि और कोई नहीं आंसू थी जो कि टोक्यो से आई है। फिर टीचर हांजू से अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है पर हांजू अपना इंट्रोडक्शन देने से मना कर देती है और वो सिर्फ काउरू से बात कर कर अपनी सीट पर बैठ जाती है। इस वजह से पूरी क्लास बातें करने लगती है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और इस चीज से काउरू का फ्रेंड शोहे भी हैरान हो जाता है और वो कहता है, अरे यार, तू इतनी सुंदर लड़की को कैसे जानता है? और वो इस बारे में काउरू से पूछे ही जा रहा होता है। फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक टाइम शुरू होता है। ब्रेक टाइम में कुछ लड़कियां हांजू से बात करने जाती है। फिर हांजू सभी लड़कियों को मना कर देती है उससे बात करने के लिए। फिर कुछ देर बाद कुछ लड़के भी हांजू से बात करने जाते हैं पर हांजू उन्हें भी भगा देती है। फिर शोहे काउरू से कहता है, देखो तो इसे, ये किसी से बात ही नहीं करना चाहती। फिर हांजू के सामने एक कोहारू नाम की लड़की आ जाती है जो कि शायद गर्ल्स ग्रुप की लीडर है। उसे हांजू का इग्नोर कर देने वाला ईगो बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर कोहारू हांजू के हाथ से उसका बुक ले लेती है। बुक लेने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो एक मांगा है। फिर सभी लड़कियां मिलकर हांजू के मांगा का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो चीज हांजू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और बात तो तब आगे बढ़ती है जब कोहारू उसकी बुक को जानबूझकर नीचे गिरा देती है। इस वजह से हांजू को काफी गुस्सा आता है। फिर हांजू कोहारू के चेहरे पे काफी जोर से पंच मारती है जिससे कोहारू के नाक से खून निकलने लगता है, जिस चीज से पूरी क्लास काफी शॉक्ड रह जाती है। इवन तो हम काउरू की आंखों में भी हांजू के लिए डर देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम काउरू की छोटी बहन कैरन का तस्वीर देखते हैं जिसकी बचपन में ही एक हादसे की वजह से डेथ हो गई थी और काउरू उसी फोटो के सामने बैठकर प्रे कर रहा होता है। फिर रात में काउरू अपने बेड पर लेटकर गाने सुन रहा होता है। फिर तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। नीचे जाकर चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसका डैड नशे में कुछ भी बके जा रहा था। फिर उसकी नजर काउरू पे पड़ती है और उसका डैड उसके बालों को पकड़कर दीवार की तरफ धकेल देते हैं, जो कि केरन के मरने का ब्लेम सारा काउरू पे दे रहे होते हैं और वो कहते हैं, सब तेरी ही गलती है, तेरी वजह से मेरी केरन मरी। और तो और वो ये भी कह देते हैं कि तू जिए या मरे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर कैसे भी तू मेरी बेटी मुझे ला कर दे। ये सब सुनकर काउरू अपने घर से भाग जाता है और वो सिर्फ भागते ही रहता है। काफी देर भागने के बाद वो एक रेलवे ट्रैक के पास पहुंचता है। फिर काउरू एक ट्रेन टनल को देखता है। फिर वो उसकी तरफ जाने लगता है। फिर तभी अचानक से वहाँ पर ट्रेन आ जाती है जिसे देखकर काउरू काफी घबरा जाता है और वो ट्रैक के बाजू में ही कूद जाता है। इसके बाद वो एक रास्ते की तरफ चलने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसके सामने फिर से एक अजीब सी टनल आ जाती है। फिर काउरू अपने आप को उस टनल के अंदर जाने से नहीं रोक पाता। जब वो टनल के अंदर पहुंचता है तब उसे एक खूबसूरत नजारा देखने मिलता है जिसे देखकर वो उस जगह की तारीफ करने लगता है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अचानक से ठंड लगने लगती
होती है। फिर तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। उसे देखने के लिए वो उसके करीब जाने लगता है। उस चीज को देखकर वो काफी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो जूता उसकी छोटी बहन केरन का था। वो जूता देखकर काफी हैरान हो जाता है और अपने आप से ही सवाल पूछने लगता है, आखिर ये जूता यहाँ क्या कर रहा है। इसी कंफ्यूजन में वो केरन का नाम चिल्लाते हुए टनल की तरफ आगे दौड़ने लगता है। टनल के आगे उसकी मुलाकात एक तोते से होती है, जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये उसी का पालतू तोता था जो कि मर चुका था। फिर काओरू घबराहट में टनल की बाहर की तरफ भागने लगता है। टनल के बाहर आने के बाद वो कहता है, तो ये मेरा कोई हेलुसिनेशन नहीं था, ये रियलिटी है। घर पहुंचकर काओरू उस तोते को एक पिंजरे में डाल देता है। फिर तभी काओरू से कुछ आवाज हो जाती है जिससे उसके पापा को पता चल जाता है कि काओरू वापस आ चुका है। काओरू के पापा काओरू के रूम में आते ही काओरू को गले लगा लेते हैं और वो कहते हैं, माफ करना, मैं उस रात नशे में था और कुछ भी कह बैठा, बस मैं अब तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। और वैसे तुम किसके घर पर रुके हुए थे? जिसके जवाब में काओरू कहता है, नहीं बस मैं बाहर घूम रहा था। जो सुनकर उसके पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते, पर अगली बार से तुम एक हफ्ते के लिए गायब हुए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जो चीज सुनकर काओरू काफी कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो डेट चेक करने के लिए अपना फोन उठाता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड होती है, इसीलिए वो अपने फोन को चार्ज पे लगाता है। फिर वो फोन स्टार्ट कर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक हफ्ता गुजर चुका है और उसे काफी सारे मैसेज आए हुए थे सोहे और आंजू की तरफ से। फिर अगले दिन वो स्कूल जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड सोहे उसे कहता है, इतना दिन तू कहाँ गायब था, कहीं मरने वरने का तो नहीं सोच रहा तू? फिर तभी वहाँ पर आंजू आ जाती है और वो काओरू से कहती है, अरे तुम तो जिंदा हो तो फिर मैं तुम्हारा चाहता कल लौटा दूंगी। फिर क्लास खत्म होने के बाद काओरू फिर से उसे टनल के पास जाता है। टनल को देखकर वो घबरा भी रहा था, फिर भी वो उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाते हुए वो एक जगह पर रुकते हुए कहता है, ये कोई सपना नहीं है, ये तो सच में उराशिमा टनल है। जिन्हें उराशिमा टनल के बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि उराशिमा टनल एक इच्छा पूरी करने वाला टनल है, जहाँ पर आप अपनी खोई हुई चीजों को भी पा सकते हो, लेकिन इसके बदले में आपको भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत क्या है ये वीडियो के आगे जानते हैं। और वीडियो पॉज है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लो यार। स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर काओरू टनल के आगे की तरफ बढ़ते हुए वो कहता है, इसका मतलब मैं केरन को वापस ला सकता हूँ। तभी अचानक वहाँ पर आंजू आ जाती है और वो काओरू से इस जगह के बारे में पूछने लगती है। आंजू को देखकर काओरू काफी घबराने लगता है। फिर काओरू आंजू का हाथ पकड़कर उसे टनल के बाहर ले आता है। टनल के बाहर कुछ सेकंड में ही रात हो चुकी थी। इसके बाद काओरू आंजू को उराशिमा टनल के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि उराशिमा टनल के अंदर टाइम बाहर की दुनिया से अलग चलता है और जो कोई भी उस टनल के एंड में पहुंच जाता है उससे उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन बदले में उस इंसान को अपनी जिंदगी के हंड्रेड्स ऑफ ईयर देने पड़ेंगे। तो आप सभी को इस चीज का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपना वक्त कुर्बान करना होगा। फिर काओरू अंजू से पूछती है, तो तुम्हें वो चीज मिली जो तुम्हें चाहिए थी? जिसके जवाब में काओरू कहता है, अभी तो नहीं, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो चीज मुझे मिल जाएगी। जो चीज सुनकर अंजू काफी खुश हो जाती है और वो काओरू से कहती है, काओरू क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? जो सुनकर काओरू काफी हैरान हो जाता है। फिर अंजू आगे कहती है, कुछ ऐसा है जो तुम्हें इस टनल से चाहिए और कुछ ऐसा जो मुझे इस टनल से चाहिए, और जब हम दोनों का गोल एक ही है तो फिर हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये सुनकर काओरू भी उसकी बात मान लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन वो दोनों वापस मिलते हैं और अंजू कहती है, आज से हमारा काम शुरू होता है। और अंजू आगे बताती है, हम दोनों स्कूल के बाद सीधा रेल रोड क्रॉसिंग पर मिलेंगे। और हाँ, उराशिमा टनल के बारे में हम दोनों में से कोई भी किसी और को नहीं बताएगा क्योंकि ये हमारा सीक्रेट है। फिर काओरू कहता है, तो शुरू कहाँ से करें? जिस पर अंजू कहती है, चलो सबसे पहले हम टनल के अंदर और बाहर का टाइम डिफरेंस पता करते हैं। इसके बाद वो दोनों कॉल पे बात करने लगते हैं और काओरू टनल के अंदर जाने लगता है और अंजू प्लान समझाती है। टनल के अंदर चलते वक्त तुम्हें मुझसे कुछ भी बात करती रहनी है और बात करने के बीच जैसे ही कॉल कट गया या फिर कॉल में डिले आया तो इसका मतलब यह है कि तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहाँ पर टाइम अलग बीतता है। टनल के अंदर चलते हुए काओरू उससे एक सवाल पूछता है, क्या तुमने अपने पिछले स्कूल में भी किसी को मारा था? जिस पर अंजू कहती है, कुहार वो पहले इंसान है जिस पर मैंने हाथ उठाया है। फिर काओरू कहता है, तो फिर तुमने उससे माफी क्यों नहीं मांगी? जिस पर अंजू कहता है, लड़ाई की शुरुआत उसने की थी तो माफी भी पहले उसे ही मांगनी चाहिए। इसी बीच अचानक से कॉल कट जाता है। फिर काओरू तुरंत ही टनल के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसके बाहर आते ही अंजू उसे बताती है कि 65 मिनट्स बीत चुके हैं। फिर काओरू बताता है, जैसे
जैसे ही वो रेड ट्री को क्रॉस करा वैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी और हांजू कहती है जैसा कि मैंने सोचा था। तो चलो काओरू इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों फिर से रेलवे क्रॉसिंग पर मिलते हैं और वो दोनों आज मिलकर टनल के बाहर और अंदर का टाइम डिफरेंस पता करते हैं। टनल के अंदर 3 सेकंड गुजरते ही बाहर 2 घंटे गुजर जाते हैं, यानी कि 30 सेकंड में 20 घंटे और 1 घंटे में पूरे 100 दिन और एक दिन में 6.5 साल। और अगले दिन वो दोनों ट्राई करते हैं कि टनल के अंदर टेक्स्ट मैसेज जाते हैं कि नहीं, और इसमें भी टाइम डिफरेंस निकल के आता है। अगले दिन वो दोनों मिलकर टनल के बाहर से उसका एग्जिट ढूंढने लगते हैं पर उन्हें उसका एग्जिट नहीं मिलता। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं और एक रोमांटिक सीन क्रिएट होता है। अगले दिन स्कूल में शोहे काओरू से पूछता है, अरे तू उस आंसू से काफी मिलने लगा है, कहीं तू उससे डेट तो नहीं कर रहा? इसी बीच हम कोहारू और आंसू को देखते हैं जो कि एक दूसरे से माफी मांगते हैं। स्कूल के बाद वो दोनों फिर से एक न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें टेक्स्ट मैसेज के थ्रू वो ट्री की उस साइड और इस साइड का टाइम डिफरेंस का पता करेंगे। काओरू के ट्री क्रॉस करते ही हांजू उसे एक मैसेज भेजती है। फिर काओरू हांजू को पीछे मुड़ के देखता है तो काओरू देख पाता है कि हांजू इधर से उधर टेलीपोर्ट हो रही है। इस वजह से वो शॉक्ड रह जाता है। फिर हांजू मायूस होकर एक जगह पर बैठ जाती है। फिर तभी काओरू शॉक से बाहर आता है और हांजू की तरफ जाते हुए उसे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गया, तुम ठीक तो हो ना? जिसके जवाब में हांजू कहती है, तुम्हारी गलती नहीं है और वैसे 7 घंटे बीत चुके हैं। और मैसेज का क्या हुआ? काओरू के चेक करने पर उसे कोई मैसेज ही नहीं आया होता और वो दोनों आज की रिसर्च को यहीं पर खत्म कर देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों टनल की रिसर्च के लिए नहीं बल्कि बाहर घूमने के लिए आए होते हैं। वो दोनों एक्वेरियम में जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफी सारे बातें करने लगते हैं। तभी आंसू काओरू से कहती है, मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। जिस पर काओरू कहता है, हाँ पर मैंने तुम्हें काफी हंसते हुए देखा है, एकदम जोशीली लड़की की तरह। फिर तभी हांसू थोड़ा सीरियस हो जाती है और वो उससे कहती है, उस वक्त मैं काफी डर गई थी, मुझे लगा कि उस टनल का लिंक इस दुनिया से टूट जाएगा, पर मैं चाहूँ जितनी भी कोशिश कर लूँ तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करते रहो क्योंकि ये काम हम दोनों मिलके कर रहे हैं। इस पर काओरू उसे कहता है, तुम चाहो तो ये काम छोड़ भी सकती हो। जिस पर हांसू मना कर देती है और वो कहती है, मेरे हिसाब से तो अगली बार मेरा काम हो ही जाएगा। फिर काओरू हांसू को अपने बारे में बताने लगता है कि वो पहले भी इस एक्वेरियम में आ चुका है अपने मॉम डैड और अपनी छोटी बहन कैरन के साथ। जो सुनकर हांसू से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। फिर काओरू आके बताता है, वो एक दिन एक पेड़ से गिरकर मर गई। वो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती थी और एक दिन मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई और मैं कुछ टाइम के लिए बाहर चला गया और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि वो पेड़ से गिर के मर चुकी है और वो पेड़ पर मेरे लिए एक बीटल पकड़ने के लिए चढ़ी थी। कैरन की मौत से मॉम ने घर छोड़ दिया और पापा शराब पीना शुरू कर दिए और हमारा पूरा परिवार बिखर गया। उसका पास्ट सुनकर हांसू समझ जाती कि उसे उस टनल से क्या चाहिए। फिर काओरू कहता है, हाँ मुझे उस टनल से मेरी बहन केरन चाहिए। फिर नेक्स्ट डे हम उन दोनों को टनल के सामने देखते हैं। इस बार उनका प्लान था कि वो टनल के अंदर 108 सेकंड तक रहेंगे। उस हिसाब से जब तक वो बाहर आएंगे तब तक उनका वीकेंड खत्म हो चुका होगा और असल दुनिया में भी इसका कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि टाइमर स्टार्ट करते ही टनल की तरफ भाग जाते हैं। तो ये था इस एनिमे का पार्ट 1। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और हाँ, इसका पार्ट 2 मैं अगले दिन ही डाल दूंगा, यानी कि जिस दिन ये वीडियो आई है उसके अगले दिन ही पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो और मैं मिलूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए बाय बाय। 君の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるの